फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक हैं, खैरियत है? एक्सेलेंस ऑनलाइन एकेडमी से खुशामदीद। बेटा, याद है आप लोगों को हमने लास्ट टाइम जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हल करना शुरू किए थे और आज हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यकीनन टेक्स्ट बुक आप लोगों के सामने होना चाहिए और टेक्स्ट बुक में आपको न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 और आज कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 भी हम करें। ये वो न्यूमेरिकल है बेटा जो दोनों पेपर्स के लिए ज़रूरी है। याद रखिए, 2 पेपर्स बनते हैं। कंप्यूटर साइंस वालों का अलग पेपर है और प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग का अलग पेपर है। तो इन तीनों में से या 4 न्यूमेरिकल में से किसी एक के हिस्से में एक एक न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो आज हम इसको करते हैं। न्यूमेरिकल को ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल यकीनन मेरे प्यारे बच्चे पहले कर चुके हैं। मैं सिर्फ उसका फार्मूला आपको बताऊंगा और आपको डेटा बना के बताऊंगा कि आपने इसको हल कैसे करना है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग खुद जाके इस वीडियो को पोस्ट करेंगे और उसके बाद जो है आपको खुद हल करना है। ठीक है ना? और ज़रूरी नहीं आपका जवाब आपके टेक्स्ट बुक के जवाब की तरफ आ जाए क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल के जो आंसर है उसमें थोड़ा मिस्टेक भी है। बस आपका फार्मूला एक्यूरेट होना चाहिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, नंबर आपको इसी के मिलेंगे। किताब के आंसर की तरह आंसर लाने से कभी भी आपको नंबर नहीं मिलते। ठीक है बेटा, तो चलिए जी शुरू करते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में जाएंगे 56 पेज पे। ठीक है ना? तो पेज नंबर है 56। ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 56 है बेटा। और आप देखेंगे इस पर आपका जो पहला न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम नंबर 1 आप देखें तो इसमें लिखा है कि एक हेलीकॉप्टर है, वो असेंड कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड से और कोई हाइट 80 मीटर पर पहुंचने के बाद वो कोई पैकेज वहां से ड्रॉप करता है। बताइए ज़मीन तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया। अगर मैं आपको सवाल समझा सका तो फिर आप हल आसानी से कर सकते हैं। तवज्जो करें, देखिए सवाल ये है, मान लो ये मेरे पास यहाँ ये ग्राउंड है, यहाँ से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना? इसे कहते हैं असेंडिंग। ठीक है ना? ये हेलीकॉप्टर जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, ये जब ऊपर जा रहे हैं तो यकीनन इसका स्पीड भी होना चाहिए। तो जनाब इसका जो स्पीड है वो है 12 मीटर पर सेकंड। कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये ज़मीन से 80 मीटर ऊपर पहुंचता है, कितना बेटा? ये ज़मीन से 80 मीटर ऊपर पहुंचता है तो यहाँ से ये एक पैकेज गिराता है। अब बताओ मुझे, जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो पैकेज भी तो अंदर मौजूद है ना, तो हेली की जो स्पीड है वही स्पीड पैकेज की भी है। अब हुआ ये कि जब यहाँ पर उसने पैकेज को ड्रॉप किया तो पैकेज उस वक्त हेली की जो स्पीड है वही रखता है, लिहाजा इनर्शिया की वजह से ये कुछ देर ऊपर गया और कुछ देर ऊपर जाने के बाद ये पैकेज अब नीचे आया। मान लो ये ग्राउंड तक यहाँ पहुँचा, ये पॉइंट सी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ ए से इसको बाहर ड्रॉप किया गया था और इनर्शिया की वजह से ये पॉइंट बी तक पहुँच गया था। ठीक हो गया? अच्छा, जैसे उसने पैकेज गिराया तो पैकेज में जो स्पीड है वो वही है जो हेलीकॉप्टर की है, तो वो हमारे पास मौजूद है और उसने कहा था 12 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछना चाह रहे, बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कितना, यानी ए से बी और बी से सी तक आपने कितना टाइम लिया। तो हम इसके 2 डेटा बनाएंगे। एक डेटा बनाएंगे ए टू बी और एक बनाएंगे बी टू सी। और दोनों टाइम को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डेटा और डेटा बनाएंगे डेटा फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, ए टू बी पर देखिए, पॉइंट ए पर जो इनिशियल है वो है 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये पैकेज बी पर जाकर रुकेगा तभी तो वो वापस आएगा ना भाई। तो पॉइंट बी पर फाइनल वेलोसिटी है 0 और यहाँ ए से लेकर बी तक जब जाएगा तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट है
तो यहाँ g की वैल्यू आप कंसिडर करेंगे 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक दो चीज़ें मालूम करेंगे, एक हमारा डिमांड है और एक हमारी ज़रूरत है, यानी ए से लेकर बी तक का टाइम मालूम करेंगे, ये डिमांड में है, ठीक है ना, ये है डिमांड। और फिर ए से लेकर बी तक हम हाइट भी मालूम करेंगे, क्योंकि वापसी में हमें टोटल हाइट चाहिए, तो ये वाला हिस्सा पहले से हम मालूम कर ले, यानी ये वाला हिस्सा हम पहले से मालूम कर ले तो हमें आसानी होगी। तो हम हाइट h2 भी मालूम करेंगे, इसका हम रखते हैं s फ्रॉम a टू b, ये भी हम मालूम कर लेंगे। तो ये एक वाला साइड का जो डेटा है मेरे प्यारे बच्चों, ये हम मालूम करेंगे। देखिए अब जो फार्मूले हम यूज़ करेंगे बेटा वो क्या है, वो फार्मूला बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चे, पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको मिलेगा टाइम ए टू बी बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी। देखें ये इक्वेशन हमारे पास आया ना, आप वैल्यूज लगाएंगे आंसर आएगा, आप वैल्यूज खुद लगाएंगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। देखिए वी एफ कितना है, वी एफ आपके पास 0 है। अच्छा वी आई कितना है आपके पास से 12, जी कितना है 9.8। अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा आपके पास आएगा सेकंड में, आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जानबूझकर मैं नहीं करना चाह रहा बेटा। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम हाइट मालूम करेंगे। तो हाइट के लिए यानी h2 के लिए, या आप यूं कहें s फ्रॉम a टू b के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। कौन सा करेंगे, हम यूजिंग करेंगे थर्ड इक्वेशन। देखिए 2gs, s की जगह लिखा मैंने a टू b। देखिए वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, डन हो गया बेटा। अच्छा जी, अब आप गौर से देखिए, आपको ये मालूम करना है ना, ये वाला हिस्सा हमें मालूम करना है जिसका नाम हमने h2 रखा है। तो हमने लिखा h2 बराबर है, देखिए वी एफ स्क्वेयर फिर वी आई स्क्वेयर और नीचे लिखा 2g। देखें सारी चीज़ें मालूम है बेटा। देखिए वी एफ कितना है, वी एफ 0 है, वी आई कितना है 12, तो ये रहा 144, 2 अपनी जगह पर और जी है माइनस 9.8। यकीनन यहाँ से जो भी आएगा आपका आंसर होगा मीटर में, आएगा ना बेटा, ये आंसर आएगा मीटर में। तो चलो जी, हमारे पास दो चीज़ें तो मालूम हो गई, हाँ, हमें ए से बी का टाइम भी मालूम हो गया और हमें ए से बी यानी हमें ये h2 भी मालूम हो। अब हम ये h2 इस h1 के साथ प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये टोटल हाइट। इसका नाम हमने रखा टोटल हाइट यानी h। तो अब देखें जब मेरे पास h हो, अब हम डेटा बनाएंगे b से c का। देखिए डेटा बनाएंगे, अब बनाएंगे डेटा फ्रॉम B टू C। B टू C में जो डेटा है देखिए वो क्या है, VI। ये देखिए गौर से देखिए बेटा, जब A से जा रहा था तो B पे रुका, ओके, जब ये B से वापस आएगा तो B पर ये क्या करेगा, रुकने के बाद स्टार्टिंग लेगा ना, तो लिहाजा B पर इनिशियल वेलोसिटी नीचे के लिए यानी पॉइंट C के लिए 0 है, ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने लिखा 0। अच्छा जी, इसके बाद ऊपर से जब हम नीचे आएंगे, जब हम ऊपर से आएंगे नीचे तो G मेरे पास होगा प्लस, क्या होगा बेटा, G मेरे पास प्लस होगा। तो देखिए प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। और वापसी का हाइट भी हमें मालूम है, कैसे मालूम है, h1 भी मालूम है और h2 आपने मालूम कर लिया, ठीक हो गया। अब आप ज़रा देखिए, हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, टाइम मालूम करना चाह रहे हैं फ्रॉम B टू C। B टू C का टाइम मालूम करना चाह रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम मालूम करना चाह रहे हैं। तो अब आप देखें फार्मूला हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, सॉरी यूजिंग सेकंड इक्वेशन। देखिए h बराबर है, h से मुराद है s,
VIT, T है फ्रॉम B to C, 1/2 AT स्क्वायर फ्रॉम B to C। अब आप गौर से देखिए VI कितना था, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, VI कितना था यहाँ पर, VI यहाँ पर 0 था। ठीक हो गया। वापसी के लिए, यहाँ से जाने के लिए VF 0 है, वापस आने के लिए VI 0 है। तो जनाब ये मेरे पास H तो मुझे मालूम है H1 + H2 है बेटा, VI 0 है तो 0 इसको भी 0 कर देगा। वेरी गुड। और देखिए ये A है तो हम ग्रेविटी में इस्तेमाल करेंगे AG, तो लिहाजा ये मेरा 1/2 G, और G की वैल्यू आपको मालूम है बेटा, और ये रहा T² BC। तवज्जो करें, देखें इसका नाम क्या है, इसका नाम है H। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2H डिवाइडेड बाई G, इसके नीचे आ जाएगा, और ये रहा T² BC। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ TC, सॉरी हमें टाइम चाहिए BC, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, 2H डिवाइडेड बाई G। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें वापसी का टाइम भी मालूम हुआ और यहाँ से ऊपर जाने का टाइम भी मालूम हुआ, ये टाइम फ्रॉम A to B। तो वी नीड द टोटल टाइम, सो द टोटल टाइम फ्रॉम A to C इज, देखिए फ्रॉम A to C बराबर रहा टाइम फ्रॉम A to B फ्रॉम टाइम B to C। तो आपको ये वाला वैल्यू भी मालूम है, आपको ये वाला वैल्यू भी मालूम है, दोनों ऐड करेंगे यू विल गेट द आंसर शुड बी इन सेकंड। क्लियर हो गया बेटा, डन है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो आप पेज नंबर 56 पर देख सकेंगे। यकीनन ये सवाल 99.9% को आ रहा है, ठीक है ना। ये इसलिए नहीं करवाया जा रहा कि आप लोगों को ये सवाल नहीं आ रहा, ये इसलिए कि अगर आप लोग इस सवाल को बोर्ड में करेंगे तो आपने किस पैरामीटर को देख कर करना है, आपने जान नहीं छुड़ानी है, क्योंकि आपको 4 नंबर वो फ्री में नहीं देंगे, आपसे वो कुछ चाहता है, जब वो सवाल आप करेंगे तब जाके 4 नंबर मिलेंगे। चले जी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी इसी पेज पर है, इसका नाम है प्रॉब्लम नंबर 2। नहायत आसान सवाल है, आ सकता है ये सवाल तब आएगा जब पेपर थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि जब सवाल आसान आता है ना उस वक्त पेपर कहीं मुश्किल हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो आसान सवाल भी देते हैं, ठीक है ना। ये सवाल बिल्कुल आसान है अगर हम सवाल को समझ जाए। सवाल ये है 2 टग बोट्स हैं और वो एक शिप को 6000 न्यूटन फोर्स लगाकर अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। आपसे कहना चाह रहे बताइए अगर दोनों में 2 टग बोट्स अगर 60 का एंगल बनाएंगे तो बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा है। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपके साथ इसको शेयर करता हूं। देखिए मान लो ये मेरे पास कोई शिप है, ठीक है ना, ये मेरे पास कोई शिप है और इस शिप को एक बोट यहाँ पर है और एक बोट यहाँ पर है, ये दोनों आपस में 60 का एंगल बना रहे हैं और ये फोर्स लगा रहा है 6000 न्यूटन और एक इतना ही फोर्स दूसरा भी लगा रहे 6000 न्यूटन, ठीक है। ये बोर्ड में ये सवाल आ चुका है, पर ये 6000 की जगह उन्होंने 3000 का डेटा इस्तेमाल किया था, तो हमने इसका भी ख्याल रखना है। अब आपसे कहना चाह रहे इनका रिजल्टेंट क्या है, तो मान लो हम इसके रिजल्टेंट को R का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, हम इसका नाम रिजल्ट R का नाम देते हैं। हम कहते हैं भाई इसका जो रिजल्ट है, अच्छा ज़रूरी नहीं यहाँ से हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ से भी लेके जा सकते हैं, बस हमने इन दोनों का रिजल्ट मालूम करना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि फ़र्ज़ करें पहले डेटा बनाते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, इस पर हम बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए एक फोर्स लगा रहा है 6000, दूसरा लगा रहा है भी इतना ही फोर्स और दरमियान में एंगल है 60 डिग्री एंड वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स।
अब हम कहेंगे लेट R be the resultant force exerted by two tugboats। चलो भाई, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला सारे बच्चे जानते हैं और वो फार्मूला है ये। मैथ्स के बच्चे तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, मेडिकल का बच्चा थोड़ा सा इसको देख के करेगा। अब आप देखें, क्या F1 हमारे पास है, वो कुछ भी दे दे बोर्ड के पेपर में, आपने वही वैल्यूज लगानी है। F2 की वैल्यू भी अगर अलग अलग है तब भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसके हल करने का कंडीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। और ये भी उसने इतना ही 6000 दिया है, 2 into 6000 into 6000 into cos 60। अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूनिट होगा न्यूटन। और याद रखें ये सवाल भी आ सकता है, क्योंकि सवाल आसान है, वो मुश्किल सवाल नहीं देते, लेकिन ये है कि लास्ट टाइम जो है लास्ट पेपर में प्रॉब्लम नंबर 1 आ चुका है 2024 में, ठीक है ना। तो अब इस साल ये सवाल 2024 के बाद 2025 में सवाल नंबर 1 किसी एक पेपर में रिपीट भी हो सकता है, और या ये वाला सवाल भी वो आपको दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मुझे उम्मीद है तकरीबन ये सब बच्चों को पहले से मालूम था। आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखिए कि ये जो R है ना, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, हाँ, तो इसलिए आपको ये मॉडुलस लगाना इसके साथ ज़रूरी है, और इसका यूनिट लगाना भी मत भूलिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने थोड़े वर्डिंग लिखे, लेट R be the resultant force exerted by the two tugboats, ये लिखना ज़रा अच्छा है। और डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा है, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायग्राम के कोई नंबर नहीं होते, ये सिर्फ आपको उनको समझाने के लिए और ख़ुद को समझने के लिए हम बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आपका जो गेस्ट पेपर है उस गेस्ट पेपर में भी ये सवाल मौजूद है, तो लिहाजा ये सवाल की गारंटी तो इस तरह है कि ये सवाल तो आएगा, पर इसकी गारंटी नहीं है कि उसने जो डेटा दिया है ये डेटा भी फिक्स आएगा, क्योंकि डेटा इस सवाल में वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सिखाऊंगा, अगर वो चेंज कर देंगे तो कोई भी बच्चा, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है ना बेटा, वो कमज़ोर बच्चा भी इसको बिल्कुल बासानी हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो अब सवाल को हम पहले समझते हैं। सवाल इसी पेज पर है, पेज 56 पर आपका टेक्स्ट बुक है, और सवाल है यानी प्रॉब्लम नंबर है 3, और हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें वो क्या बताना चाह रहे हैं, हमने क्या हल करना है, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 में वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहता है एक कार है, वो रेस्ट से स्टार्ट लेता है और अपने मोशन के दौरान अपने 5th सेकंड में, याद रखिए 5 सेकंड और यानी 5 सेकंड और 5th सेकंड दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो कहते हैं ड्यूरिंग द मोशन, तो ड्यूरिंग द मोशन में जो 5th सेकंड है उसका डिस्टेंस कवर्ड आपको देता है। वो कहता है वो 36 मीटर डिस्टेंस कवर्ड करता है अपने मोशन के दौरान, यानी 50 अपने 5th सेकंड में। आपसे कहना चाह रहे हैं बताइए कि इसने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। हाँ जी, मैं सवाल आपको यहाँ वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। देखिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब, एक कार स्टार्ट लेता है रेस्ट से, ठीक हो गया, और ये इसका 0 है, 0 सेकंड यहाँ से शुरू होता है। फिर इसने किया पहला सेकंड मुकम्मल, फिर इसके बाद इसने मुकम्मल किया यहाँ पर दूसरा सेकंड, फिर मुकम्मल किया तीसरा सेकंड यहाँ पे, फिर मुकम्मल किया 4 सेकंड यहाँ पे,
फिर यहाँ से मामलात शुरू होते हैं 5वें सेकंड के, और इसने अपना 5वां सेकंड यहाँ मुकम्मल किया। मान लो ये 5वां सेकंड, कहते हैं उसने 5वें सेकंड में 36 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया। अब सवाल समझ आया ना, यानी पहले सेकंड में नहीं, दूसरे सेकंड में नहीं, तीसरे सेकंड में नहीं, चौथे में नहीं, अपने 5वें सेकंड में 36 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया। अब आपसे कहना चाह रहे बताओ 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ, यानी हमें डिस्टेंस यहां से ये मालूम करना है। ठीक है, तो अब आप देखें सवाल का कंडीशन क्या है कि उसने सिर्फ 5वें सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड दे दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग कार इन 5 सेकंड। ठीक है, तो इसका डेटा बनाते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है और मेरे सारे बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, सवाल का आपको मैंने ग्राफ के थ्रू यानी डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है। अब ये सवाल अगर बोर्ड में आता है तो 5 की जगह 6 लिखा हुआ आ सकता है, 4 लिखा हुआ आ सकता है, बोल सकता है 4th सेकंड में, आ सकता है 3rd सेकंड में, आ सकता है 7th सेकंड में। तो आपने यही पैटर्न को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डेटा। बेटा इसका डेटा क्या है? डेटा पहले तो उसने दिया है S5 माइनस S4 बराबर 36 मीटर। ये देखें, यहां से लेकर यहां तक ये कहलाता है S कवर्ड इन 4 सेकंड, और मेरे प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये कहलाता है डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड। तो अगर 5 सेकंड के डिस्टेंस से 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा 36 मीटर। तो ये है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। दूसरी बात उसने जो कही वो है इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट लेता है तो VI0, और हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड। अब इसको हल करेंगे। याद रखिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। एक्सेलरेशन मालूम होने के बाद फिर जाके हम S5 मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो देखिए सवाल कैसे हल करेंगे? हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये आपका गिवन हो गया बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है ना, ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, लास्ट में आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, कंडीशन के मुताबिक S5 माइनस S4 बराबर है 36। अच्छा जी, रेस्ट से जब भी शुरू होता है ना तो इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है ना उसको यूं लिखा जा सकता है S बराबर VIT हाफ AT स्क्वायर। तो जब इनिशियल 0 है तो ये खत्म हो गया, तो आपका S किसके बराबर होता है? 1/2 AT स्क्वायर। हाँ जी, किसके बराबर होता है बेटा? अच्छा, अब देखें ये S बराबर हाफ AT स्क्वायर है ना बेटा। अब देखें अगर पहला सेकंड है तो T1 हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस कवर्ड होगा पहले सेकंड में। अगर दूसरे सेकंड की बात करेंगे तो S2 हो जाएगा, तो ये 2 लिखना पड़ेगा। अगर 3 सेकंड है तो 3 लिखना पड़ेगा, 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा, 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा। ये बताइए यहाँ पर क्या है? 5 है तो ये बन जाएगा 1/2 A, और देखिए T की जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1/2 A। अब S4 है तो जब यहाँ पर 4 T की जगह 4 लिखूंगा तो ये डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा फॉर 4 सेकंड, तो ये आ जाएगा 4 सेकंड बराबर रहा 36 के। क्लियर हो गया बेटा? अब आप गौर से देखिए, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 पर 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5।
फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर 16 है, 16 से 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 8a। इसके बाद 12 से 8 जाएगा तो आएगा 4 और 0.5, तो 4.5a। यहां से आपको मिलेगा a। जी, बात क्लियर है या नहीं बेटा? यानी अगर इसकी कैलकुलेशन कर दे तो एटलीस्ट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये गालिबन आ जाता है। मुझे करना नहीं चाहिए था, आप लोगों को खुद हल करना चाहिए ये, ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब देखिए हमें पहला तो हमें मिला कैलकुलेशन में a। अब जब a मिल गया ना तो अब हम जाके मालूम कर सकते हैं S5। तो अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड। तो वो क्या है 5 सेकंड में? S5 बराबर है 1/2 a इंटू 5 का स्क्वायर। याद है ना फार्मूला? ये इसी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। जब टाइम 5 है तो 5 लिखा। अच्छा, अब देखिए 1/2 इंटू a कितना है? अभी हमने मालूम किया ना, कितना है बेटा? 8, और 5 का हो गया 25, है कि नहीं? अब इसको इससे ख़त्म करें तो आएगा 4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा आपके पास 100 मीटर। अब फर्ज करें वो आपसे पूछे कि यार आप चेक कर लो आपने जो सवाल किया वो दुरुस्त भी है कि नहीं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए फिर S4 भी मालूम कर देते हैं और S4 और S5 का डिफरेंस निकाल देते हैं। अगर इनका डिफरेंस 36 के बराबर हुआ तो हम मान लेते हैं कि हम बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे हमने कहीं सवाल में गलती कर दी। तो चले जी, अब हम क्या करते हैं? अब हम मालूम करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड। वो क्या है? वो है S4 और फार्मूले के मुताबिक 1/2 a और टाइम का जितना भी होगा उसका स्क्वायर। अब a हमें मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 8 और 4 का स्क्वायर 16। देखिए 2 को इसके साथ उड़ा दो, 4 आया, और 4 को 16 से करो तो कितना आया? 64 मीटर। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा 64। अब बताओ 100 से 64 निकालो। S5 माइनस S4 यानी 100 माइनस 64, 36। क्लियर हो गया बेटा? तो इसका मतलब है अगर वो आपसे पूछे कि आप इसको रीचेक करके बताओ कि क्या ये दुरुस्त भी है या नहीं, तो फिर आप कर ले, अदरवाइज आपका जवाब यहाँ तक है और दिस इज द फाइनल आंसर 100 मीटर। बिल्कुल क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आइए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, और वो है आपका, अल्लाह भला करे, 5। प्रॉब्लम नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिए, अगर कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है फिर इसके आने के चांसेस थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, दोनों भी आ सकते हैं। प्रोजेक्टाइल तो 100% है, पर इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं करवा देना चाहता हूं क्योंकि है आसान सवाल। प्रॉब्लम नंबर है 5। कहते हैं कि वो कौन सा एंगल है जिसमें प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो रेंज के बराबर हो। अब ये सवाल भी बोर्ड में अलग अलग आ सकता है, यानी हाइट रेंज के बराबर भी हो सकता है, हाइट रेंज का हाफ भी हो सकता है, हाइट रेंज से डबल भी हो सकता है। मतलब जैसे वो सवाल देना चाहें
आपको दे दे, आपने सवाल को उस हिसाब से टिकल करना है जिस तरीके से वो आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है भाई। तो जनाब अब इसने ये कहा कि आप बताओ, मान लो मैं एक डायग्राम आपके सामने बना दूं, डायग्राम एक्यूरेसी के साथ तो नहीं होगा, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 मीटर है और ये जो हाइट है बेटा मान लो ये भी 3 मीटर है, तो इसे कहते हैं कि रेंज बराबर है हाइट के। अच्छा, जब रेंज हाइट के बराबर होगा तो बताना चाह रहे, अब बताओ प्रोजेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, यानी हमें प्रोजेक्टेड एंगल मालूम करना है। कब मालूम करना है? जब हाइट और रेंज दोनों बराबर हो, यानी अगर ये 3 मीटर है तो हाइट भी 3 मीटर है, अगर ये 2 मीटर है तो हाइट भी 2 मीटर है, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। ठीक हो गया। तो ये है गिवन कंडीशन इसके हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल का डेटा नहीं बनता, मतलब याद रखिए इसका हम डेटा बनाते नहीं, फार्मूले की वैल्यूज लगाते हैं हम। तो अब इसका हम इसको प्रूफ के नाम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग डेटा भी बनाते हैं। तो आप देखें जो आपकी टीचर ने जैसे फॉलो किया है आप काइंडली वैसे फॉलो कर दें। ठीक है, हम कहेंगे, हम कह देते हैं लेट थीटा बी द एंगल when height of the projectile when the height of the projectile is equal to its range, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाइट और रेंज दोनों बराबर है। अब सवाल ये है, ये सवाल कौन से बच्चे कर सकते हैं? तो जनाब ये वो तमाम बच्चे जो हाइट और रेंज के फार्मूले जानते हैं वो कर सकते हैं। अगर वो हाइट और रेंज का फार्मूला नहीं जानता, यानी अगर उनके कंसेप्ट में ये दोनों फार्मूले मौजूद ही नहीं है, तो वो इस सवाल को हल नहीं कर सकते। तो जनाब हाइट का जो फार्मूला है वो है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अपान 2g, ये है हाइट का फार्मूला। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल रेंज का फार्मूला भी उनको मालूम होना चाहिए, V0 स्क्वायर अपान g साइन 2 ऑफ थीटा। ये दोनों में हमेशा बच्चा गड़बड़ कर जाता है। अगर इस 2 को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो वो पावर दिखता है, और इसको थोड़ा नीचे लाएं तो वो बेस बनता है या कोफिशिएंट, एंगल का कोफिशिएंट बनता है। ठीक है, और ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो आप इसका ख्याल रखिए। बाज़ बच्चे यहाँ 2 लगाना भूल जाते हैं, बाज़ बच्चे अक्लमंद होते हैं तो यहाँ 2 लगा देते हैं, तो दोनों हालतों में आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, कि जब फार्मूले गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप आंसर सही भी लाएंगे, तो वो पूरा प्रोसेस चेक करते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दिस इज द गिवन कंडीशन, दिस इज द गिवन कंडीशन। याद रखिए बोर्ड के पेपर में हाइट बराबर 3r भी हो सकता है, और आप 2h बराबर r भी हो सकता है। ठीक है ना, r बराबर h बराबर 1/3r भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशंस आप याद रखिए, कोई भी आ सकता है, हमें से कोई सरोकार नहीं है भाई। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि भाई जो चीज़ें गिवन हो ना हम उसको वैसे यूज़ कर ले। अब यहाँ पर ये गिवन है तो हम इसको यूज़ करना चाह रहे, तो भाई h की तरफ h का फार्मूला लगा दें। तो ये रहा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अपान 2g, और यहाँ पर r का फार्मूला लगाए V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अब जितने कैंसिलेशन है कर ले, अच्छी बात है, वैसे बेहतर है यहाँ ना करें। आप सबसे पहले एक क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर इसके बाद मामलात को चलाएं। वैसे आप कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन कोई मुनासिब नहीं होता, क्योंकि जिस स्टेप में आप फार्मूला जाहिर करें और उसी में आप काटा पीटी भी करें तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद V0 स्क्वायर को V0 स्क्वायर के साथ उड़ा दिया, पहले भी आप उड़ा रहे थे। ठीक है, जी को आपने जी के साथ उड़ा दिया, हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है बेटा। साइन स्क्वायर को साइन 2 थीटा के साथ अभी नहीं उड़ाना,
क्योंकि पहले साइन 2 थीटा को रिवर्स करेंगे तो उसके बाद फार्मूले से निकालेंगे, फिर देन आफ्टर आप इसको कैंसिलेशन में लाएंगे। तो ये रहा साइन स्क्वायर, ये रहा आपका 2, और साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चे, जो मैथमेटिक्स के हैं उनको तो खूब पता है, मेडिकल वालों को हम टीचर लोगों ने बताया है कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखें, एक साइन के साथ उड़ा दो और जो बच गया वो आप देखिए, यहाँ पे बचा साइन थीटा, यहाँ बचा 2 × 2 4 कॉस ऑफ थीटा। एंगल हमेशा टेंजेंट के रेफरेंस से मिलता है, तो कॉस इस पे डिवाइड करेंगे तो आएगा टेंजेंट थीटा और ये आएगा 4। अब हम इंटरेस्ट है थीटा में, तो थीटा बराबर रहा टेंजेंट इनवर्स 4। याद रखें, ये मेडिकल में और इंजीनियरिंग के जो एप्टीट्यूड टेस्ट है एमडीके टीकेट में, ये सवाल बहुत दफ़ा आ चुके हैं। अच्छा, याद रखिए एमडीके टीकेट में चूंकि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा वहाँ पर ऑप्शन में यही होता है टेंजेंट इनवर्स 4, टेंजेंट इनवर्स 1/4, टेंजेंट इनवर्स 1/3 वगैरह वगैरह। तो आपने फिर ये ऑप्शन याद रखना है कि ये आपका एक्यूरेट ऑप्शन है जब हाइट और रेंज दोनों आपस में बराबर हों, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में हो तो फिर आप कैलकुलेटर के थ्रू इस्तेमाल करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 से करवाए, एंड आई होप सो आप लोग इसको जब रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद इसमें कोई खामी, कोई गलती आपको फिर नज़र नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। बार बार कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम का मौका बार बार नहीं मिलता, ठीक है ना। तो पूरा साल आप लोग पढ़ते हैं, पूरे साल की मेहनत का रिज़ल्ट आपको मिलता है एक पेपर के परफॉर्मेंस पे। तो आप उसको सही तरीके से परफॉर्मेंस में रखने के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो उसकी वजह से हमने ये न्यूमेरिकल आपको करवाए। आई होप सो आप लोग इसको खूब एंटरटेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।